हिंदुस्तान में सास दामाद का रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है। यह माँ बेटे सा रिश्ता माना जाता है। एक महिला अपने दामाद को शक्तिवर्धक गोली खिला करके अपने दामाद के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है। फिर इसके बाद एक दिन जो हुआ आप सबको कहानी में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही दिलचस्प कहानी, इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है उत्तराखंड से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम मुकुंद लाल होता है। मुकुंद लाल की पत्नी का नाम माया देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटी होती है जिसका नाम लोग बड़े प्यार से संजू रखते हैं। संजू बड़ी ही खूबसूरत थी। उसके खूबसूरती को देख करके कौन मंत्रमुग्ध नहीं हो जाता था। उसके गांव में उसकी खूबसूरती की काफी चर्चा थी। वह लड़की पढ़ने लिखने में बड़ी तेज तर्राक थी। मुकुंद लाल जी बस ड्राइवर थे, प्राइवेट एक बस चलाया करते थे। उसी से जो आमदनी होती थी अपने घर का खर्च चलाते थे। धीरे धीरे मुकुंद लाल की जो बच्ची है बड़ी होती है। एक प्राइवेट स्कूल में अपनी बच्ची का एडमिशन कराते हैं। बच्ची पढ़ने लिखने जाया करती थी। पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक निकलती है और मुकुंद लाल जी अपनी बच्ची को अच्छी शिक्षा दे रहे थे, अच्छी तालीम दे रहे थे कि बच्ची पढ़ लिख करके कुछ आगे अच्छा करेगी। लेकिन जो वही संजू इंटर की पढ़ाई कंप्लीट की, एक दिन की बात है, ये जो मुकुंद लाल जी थे अपनी बस को लेकर के जा रहे थे। ठंडी का मौसम था, कोहरा काफी पड़ा हुआ था, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस चला रहे थे और अचानक उन रोड पर उनके बस से एक दूसरी बस थी, उससे भिड़ंत हो जाती है। उसी में मुकुंद लाल की मौत हो जाती है। मुकुंद लाल की जब मौत होती है, उनकी पार्थिव शरीर जो होती है उनके घर पर आती है। बेटी और पत्नी दोनों लोग मिलकर के खूब रोती हैं और किसी तरह से अब मुकुंद लाल की पत्नी माया देवी और उनकी बेटी मुकुंद लाल की अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए गांव घर की मदद को लेकर के लोग अंत्येष्टि क्रिया करवाती हैं। फिर इसके बाद किसी तरह से 13वें संस्कार संपन्न कराती हैं। फिर इसके बाद माँ बेटी अब घर में रहने लगती हैं। इधर कुछ दिन व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, ये जो माया देवी थी एक लड़के को पसंद करती हैं। उस लड़के का नाम राघव होता है। माया देवी के घर से राघव का घर महज 15 किलोमीटर की दूरी पर था। अब माया देवी राघव को पसंद कर लेते हैं कि इसी लड़के से संजू की शादी कर दी जाए और शादी की तारीख भी तय कर दी जाती है। लेकिन जो संजू थी ये राघव से शादी करने से इनकार करने लगती है। माया देवी से कहती है अपनी माँ से कि माँ, ये लड़का मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मुझे इससे शादी नहीं करनी है। माँ बहुत समझाती है, कहती है बेटी शादी कर ले, राघव अच्छा लड़का दिखता है, काफी हृष्ट पुष्ट है और इससे तू शादी कर ले। लेकिन संजू कहती है माँ, मेरी अंतरात्मा कह रही है कि इस लड़के से शादी न हो तो ठीक है। लेकिन माया देवी अब जिद कर देती है कि बेटी तुम्हें शादी करना ही होगा, इसी लड़के से तुम्हें शादी करना होगा। अब माँ की बात को वह लड़की टाल नहीं पाती है और राघव से शादी कर लेती है। जिस दिन राघव से शादी होती है, बड़ी धूमधाम से वो लड़की राघव से शादी करती है। दोनों की शादी संपन्न होती है। संजू राघव के घर चली जाती है, अर्थात अपने ससुराल जाती है, राघव के साथ रहने लगती है। फिर इसके बाद अब धीरे धीरे राघव अपनी पत्नी संजू को साथ लेकर के उसकी मां से अक्सर मिलवाने के लिए आता जाता रहता था। एक दिन की बात है, राघव अकेले ही अपने ससुराल चला आता है। सोचता है कि चलूं सासू मां से भेंट कर लूंगा और फिर इसके बाद अपने घर चला जाऊंगा, उनका हाल चाल ले लूंगा। हाल चाल लेने के लिए अपने ससुराल जाता है, अपने सास के यहाँ जाता है और जब सास के यहाँ जाता है दिन भर रुकता है,
उसकी सास खाना बनाती है, खिलाती है। फिर इसके बाद शाम जब हो जाता है तब अपनी सासू माँ से आज्ञा लेता है, कहता है कि अम्मा जी अब मुझे घर जाना है। जब इतनी बात उसकी सास माया देवी सुनती हैं, कहती हैं कि बेटा आज की रात रुक जाओ, फिर कल तुम चले जाना, हमारी इच्छा है आज तुम रुक जाओ। अब अपनी सास की बात को वह राघव मान जाता है, राघव रुक जाता है। इधर जो माया देवी थी अब उनके नेत में पाप सब समा जाता है। माया देवी अब एक बंदे को भेज करके मार्केट से शक्तिवर्धक गोलियां मंगवाती हैं। पढ़ी लिखी थी माया देवी, पेपर पर कुछ लिख करके देती हैं शक्तिवर्धक गोलियों के नाम। वह लड़का जाता है और मेडिकल से लेता है दवा, आता है माया देवी को दे करके अपने घर चला जाता है। लेकिन इधर शाम को जब रात्रि हो जाती है, माया देवी खाना बनाती हैं, खाना बना करके अपने दामाद को खिलाती हैं राघव को। फिर इसके बाद एक गिलास राघव को दूध देती हैं, उसी दूध में वो शक्तिवर्धक गोली मिला देती हैं। अब राघव कुछ समझ नहीं पाता है, उस दूध को पी लेता है। पीने के बाद अपने बिस्तर पर जाता है, सो जाता है। इधर माया देवी भी खाना खा करके अपने बेड पर होती हैं, लेकिन माया देवी को नींद नहीं आ रही थी। माया देवी के अंदर काम सवार हो चुकी थी, काम वासना की तड़प एकदम उनको परेशान कर रही थी। माया देवी सोच रही थी कि अपने दामाद के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया जाए। दामाद काफी रिष्ट पुष्ट है, खूबसूरत है, जवान है, इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया जाए। अब माया देवी अपने बेड पर जाग रही थी, करवटें बदल रही थी। इधर कुछ ही देर बाद राघव के शरीर में उत्तेजनशीलता महसूस होती है, उत्तेजना महसूस होती है। अब राघव भी करवटें बदलने लगता है। राघव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके अंदर एक ऐसा हलचल हो रहा है। राघव करवट बदल रहा था, सोच रहा था कि अगर कोई पार्टनर मिले तो उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया जाए। उसके अंदर ऐसी कामुकता भर जाती है, उत्पन्न हो जाती है। अब कुछ ही देर बाद जब देखती है माया देवी, दामाद करवट बदल रहा है। माया देवी दबे पांव अपने दामाद के बेड पर जाती हैं और बैठ जाती हैं। जब ही राघव अपनी सासू माँ को देखता है, माया देवी को देखता है कि सासू माँ हमारी बगल में बेड पर बैठी हैं, चौंक पड़ता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अब उठ करके बैठ जाता है, पूछ लेता है कि अम्मा जी आप यहां क्या कर रही हैं? माया देवी कहती हैं कुछ नहीं, बस तुम बेचैन सा दिख रहे हो इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। लड़का कहता है कि हाँ अम्मा जी, मुझे कुछ अंदर कुछ गर्मी सी महसूस हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे हो क्या रहा है। माया देवी समझ जाती है कि दवा के प्रभाव में ये बंदा आ चुका है। अब माया देवी उसके शरीर को सहलाने लगती है और उससे फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कहती है। माया देवी अभी उनकी उम्र काफी बहुत ज्यादा नहीं हुई थी, महज 40 वर्ष की दिख रही थी माया देवी। अपने दामाद को अखबार में समेट लेती हैं, दामाद छुड़ाना चाहता है। माया देवी कहती है कि दामाद जी मैं तुम्हें बेहद पसंद करती हूं, तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाओ और हमारी जो संपत्ति है अपने नाम करवा लो और तुम मेरे साथ यहीं बिताओ, अपना जो बाकी जीवन है हमारे साथ बिताओ। वो राघव कहता है कि आपकी बेटी? माया देवी कहती हैं कि जाने दो उसको, कहीं उसको छोड़ आओ, उससे मुझसे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन तुम मेरे साथ जीवन बिताओ। राघव कुछ समझ नहीं पाता है, कुछ सोचता है कि इनसे छुड़ा करके भागो, लेकिन माया देवी अब उसको बेड पर सुला देती हैं और खुद अपने दामाद के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगती हैं। अब सहम जाता है वह राघव, आराम से अपने सासू के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। कुछ ही देर बाद वो अभी खुल जाता है, अब खुल्लम खुल्ला अपने सासू के साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया। अब कुछ अगली जब सवेरा होता है, राघव अपने घर जाने के लिए तैयार होता है। उसकी सासू माँ रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का मानता नहीं है, अपने घर चला जाता है। कुछ दिन तो अपने घर बिताया। एक दिन की बात है, अब उसकी सासू माँ माया देवी फिर राघव को फोन करके बुलाती हैं। राघव आना चाहता है, तभी उनकी बेटी, माया देवी की बेटी जो संजू थी, वह भी राघव के साथ चल देती है। राघव बहुत समझाता है, मना करता है, लेकिन संजू नहीं मानती है, अपने पति के साथ चली जाती है।
जब ये आती है तो संजू रात को खाना बनाती है, सबको खिलाती पिलाती है, सभी लोग अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। अब जब आधी रात होती है, बेटी सो जाती है, तब माया देवी दबे पांव उठती हैं, अपने दामाद के पास जाती हैं और अपने दामाद को जगा करके फिर फिजिकल रिलेशन बनाने लगती हैं। इतने में जो संजू थी उसकी नींद खुल जाती है, और जब उसकी नींद खुल जाती है अपने पति के कमरे की तरफ जाती है, देखती है कि कहीं उसके कमरे से कुछ हल्की सी आवाज आ रही थी। जो वहीं उस कमरे में जाती है, लाइट ऑन करती है, तो वहीं देखती है कि संजू की माँ माया देवी और राघव दोनों एक दूसरे से लिप्त है फिजिकल रिलेशन बनाने में। अब संजू की आंखें फटी की फटी रह जाती है, चौंक पड़ती है, क्रोध से लाल हो जाती है, अपनी माँ के पास जाती है, तमतमाती हुई माँ को गालियां देती है और अपने पति को कई थप्पड़ जड़ देती है। इतने में ये जो उसका पति था राघव, राघव कहता है कि संजू, अब मैं अम्मा जी से मोहब्बत करता हूं, तुमसे अब मोहब्बत मैं नहीं करता, तुम यहां से भाग जाओ, कहीं चली जाओ या किसी बंदे से शादी कर लो, लेकिन अब मैं तुम्हारा नहीं हूं, अब मैं तुम्हारी माँ का हो चुका हूं। जब इतनी बात वो लड़की सुनती है, कहती है ठीक है, अब तुम यहीं रहो, मैं अपने घर जा रही हूं। सवेरा होता है, संजू अपने घर चली जाती है, ससुराल चली जाती है राघव के घर, और वहां जाने के बाद फंदे से लटक जाती है, आत्महत्या कर लेती है। इधर जब आत्महत्या कर लेती है, फिर इसके बाद राघव के घर वाले संजू की लाश को कफन दफन करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन राघव अपने घर नहीं जाता है, संजू की मां के साथ रहने लगता है। कुछ दिन व्यतीत हुआ। अब जो राघव था अपने सासू माँ से उनकी जितनी संपत्ति थी सब अपने नाम करवा लिया। नाम करवाने के बाद कुछ दिन तक माया देवी के साथ बिताता है। साथ बिताने के बाद एक रोज माया देवी से कहता है कि अम्मा जी, अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, कहीं दूसरी जगह हम लोगों को शिफ्ट हो जाना चाहिए। यहाँ की हम पूरी संपत्ति किसी बंदे को बेच दे रहा हूं, और बेच करके कहीं दूसरी जगह चलते हैं हम लोग और रूम लेकर के रहते हैं। यहाँ हम लोगों की बड़ी निंदा हो रही है, चारों तरफ लोग हम दोनों के रिलेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं और लोग हंसी मजाक भी करते हैं। अब मुझे बड़ी लज्जा सी आती है, यहाँ से हम लोगों को चलना चाहिए। माया देवी जब राघव की बात सुनते हैं, कहते हैं ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। कुछ औरतें बात कर रही थी, मैंने भी सुना और मुझे भी बड़ी बेइज्जती सी महसूस हो रही है, आप ठीक कह रहे हैं, हम लोगों को चलना चाहिए। अब राघव एक व्यक्ति को वहां की पूरी संपत्ति बेच देता है। संपत्ति बेचने के बाद माया देवी को अपने साथ लेता है। साथ लेने के बाद दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जाने के बाद एक रूम लेता है। रूम लेने के बाद माया देवी के साथ उसी रूम में रहने लगता है। माया देवी के साथ शारीरिक संबंध बनाता और घूमता टहलता, जहां कहीं उसको मन होता माया देवी को घुमाता टहलाता। धीरे धीरे 1 महीने का समय और व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, माया देवी को एक पत्र लिख करके और उसी रूम में पत्र छोड़ करके ये जो राघव था वहां से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद हफ्तों तक उसका पता नहीं चलता है। माया देवी उसको ढूंढने का बहुत प्रयत्न करती हैं, लेकिन राघव कहीं मिलता नहीं है। उसी घर में अब उनकी अचानक नजर उस पेपर पर पड़ जाती है जिस पर वो जो राघव कुछ लिखा हुआ था। जब उस पेपर को पाती है, माया देवी पढ़ने लगती है। उसमें लिखा हुआ था कि सासू मां, अब मुझे खोजने की कोशिश मत करना, अब मैं आपको छोड़ करके यहां से फरार हो चुका हूं। आपकी जितनी संपत्ति है सब कुछ बेच करके अपने नाम पैसा भजा चुका हूं। अब आप अकेले रहिए, आपको जैसे रहना वैसे रहिए। जब आप अपनी बेटी की नहीं हुई तो हमें उम्मीद नहीं है कि आप मेरी हो सकती हैं। आप अपना जीवन अकेले बिताइए और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं बहुत दूर आ चुका हूं। अब आप अपना जीवन अकेले बिताइए। जब उस पर्चा पर सारी बात पढ़ती है माया देवी के आंसू नहीं थम रहे थे। पश्चाताप की अग्नि में झुलस रही थी, रो रही थी और अपने बेटी को याद कर रही थी और अपने कुकृत्यों को याद कर रही थी कि मैंने जो किया बहुत गलत किया। बस पश्चाताप के अलावा अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब माया देवी रोती बिलखती रही, विक्षिप्त सा हो जाती हैं। अब उन्हें हफ्तों भर का समय जब बीत गया तो घर में खाने के लाले पड़ने लगे।
जब लाले पड़ने लगे, पास में पैसे नहीं थे, माया देवी भीख मांगना आरंभ करती हैं। भीख मांग करके अपना जीवन बिताना शुरू करती हैं। एक दिन की बात है, ये बात एक मीडिया वाले को पता चली। माया देवी अपनी हकीकत उस मीडिया वाले को बताती हैं। मीडिया वाला उनका पूरा इंटरव्यू लेता है। माया देवी रो रो करके सारी दास्तान बताती हैं। ये बात जब मुझ तक पहुंची, एक कहानी मुझे बहुत द्रवित कर बैठी और मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ माया देवी की कुकृत्यों पर। तो मैंने सोचा कि यह कहानी आप लोगों के बीच में पेश किया जाए। ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की कहानी इतने तक। और हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। हम ब्रजेंद्र सिंह जी, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। महानंद जी फरीदाबाद के रहने वाले हैं। प्रमोद शुक्ला ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी बिजनौर के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। वीडियो में लोग नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।